जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। मैं बैठी हूँ निहत्थी हूँ मैम, आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ खतरा किसी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के लिए किसी के लिए खतरा हूँ ये भी जानते हैं हम। जय जवान जय किसान, भारत माता जिंदाबाद। बस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है या नहीं, नहीं इत्तेफाक रखते आपकी अग्निपथ से। देश के करोड़ों युवा सड़क पर आंदोलित है, कोई सुनने वाला है? आत्महत्या कर रहे हैं वो। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। आप ये क्यों चाहते हैं कि 4 साल तक मुल्क की हिफाजत करने के बाद यही यंग फॉर्मर सैनिक यादव अडानी और अंबानी के घर के बाहर नौकरी की लाइन में खड़ा हो या बीजेपी के दफ्तरों के बाहर चौकीदारी करे? मोदी जी ने नोटबंदी के बाद 50 दिन मांगे थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। लॉकडाउन का नतीजा भी हम सब ने देखा है, पर यह सरकार है जो कि अपनी गलतियों को दोहराना चाहती है, मुल्क के युवा से टकराना चाहती है। मोदी जी युवा भारत का फ्यूचर है। आप और आपके साथ बार बार एक्सटेंशन लेने वाले रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नहीं हैं। आप इन नौजवानों की आवाज़ सुनिए और उनकी मांग पर अमल कीजिए। इस अग्निवीर स्कीम को फौरन वापस लीजिए। ये तमाम बातें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कही हैं। अब इसमें अहम बात यह है कि कुछ खुद को जर्नलिस्ट कहने और समझने वाले लोगों का कहना है कि अब अगर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ओवैसी भी बोल रहे हैं तो आप खुद समझें कि ये स्कीम भारत के लिए कितनी ज़रूरी होगी। है ना गजब की रीजनिंग। तो दोस्तों, वही एक और सियासी मक्कारी को थोड़ा समझे। हरियाणा में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मैं आज ऐलान करता हूं कि जो अग्निवीर हरियाणा सरकार की नौकरियों में आना चाहेंगे उन्हें गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। अब मक्कारी ये है कि 2 साल बाद मनोहर लाल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वो फिर से सत्ता में आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी ने हमारी 2-2, 3-3 चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। ये लुटेरों की सरकार है। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आकर और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गए हैं, मुझे तो लगता है कि इसने हिटलर का सारा इतिहास पार कर लिया है। हुड्डा साहब गांव की लैंग्वेज में समझा रहे थे कि हिटलर ने भी ऐसी ही एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच ये उसने खाकी बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये मेरा बयान नहीं है, मतलब मैं नहीं कह रही हूं कि मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा। ये बात कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और फॉर्मर मिनिस्टर सुबोध कांत सहाय ने कही है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर की तरह बर्ताव कर रहे हैं और वो उसी के रास्ते पर अगर चलते रहे तो हिटलर की मौत मरेंगे। के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी।
हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सुबोधकांत सहाय के इस बयान से दूरी बना ली है। सुबोधकांत सहाय ने यह बयान जंतर मंतर पर पार्टी के सत्याग्रह नाम से चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस पर स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि पार्टी प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी अनडिग्निफाइड रिमार्क का सपोर्ट नहीं करती है। हालांकि बाद में सुबोधकांत सहाय ने इस बयान पर क्लैरिफिकेशन देते हुए न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि नरेंद्र मोदी से पूछिएगा, वो भी ये नारा लगाए होंगे। ये नारा है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नरेंद्र मोदी से पूछिए कि वो क्या चाल चल रहे हैं। ये नारा तो हम लोग हर जमाने में लगाते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी के रिश्ते पर सवाल उठाया है। उन्होंने राजस्थान की एक खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की दोस्ती कोई ढकी छिपी हुई नहीं है। दरअसल ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगता आया है। ओवैसी की पार्टी ने जब बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तब उन पर ये इल्जाम लगे थे। हालांकि ओवैसी ने इन इल्जामों को खारिज किया था और कहा था कि एक सियासी पार्टी होने के नाते उनकी पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। खैर, अब राजस्थान की एक खबर को ट्वीट करते हुए ओवैसी ने लिखा है कि कांग्रेस और बीजेपी की दोस्ती कोई ढकी छुपी हुई नहीं है। फिर से एक बार अपनी दोस्ती निभाते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने 48 भाजपाइयों पर दर्ज केस को वापस लेने का बड़ा फैसला लिया है, लेकिन बी टीम हम हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि जिस दिन कांग्रेस खत्म हो गई उस दिन भाजपा भी खत्म हो जाएगी। वैसे दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में जांच कर रही सरकारी एजेंसीज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए राहुल गांधी को 5वीं बार बुलाया है। न्यूज एजेंसी PTI ने ईडी के ऑफिसर्स के हवाले से बताया है कि राहुल गांधी से पूछताछ करी जाएगी और उनका बयान दर्ज किया जाएगा। राहुल गांधी मंडे को भी ईडी के सामने पेश हुए थे। ईडी के ऑफिसर्स ने बताया है कि उन्हें ट्यूसडे को भी पूछताछ के लिए मौजूद होने के लिए कहा गया है। अब यहां आपको बता दूं कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करी जा रही है और राहुल गांधी ईडी के सामने पहली बार 13 जून को पेश हुए थे। ईडी उनसे अभी तक 38 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। वहीं इन तमाम सियासी तमाशों के बीच एक और सियासी बवाल हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPPSC के एग्जाम में कश्मीर को लेकर पूछे गए एक सवाल से बवाल खड़ा हो गया है। ये एग्जाम 19 जून को हुआ था। मामला बढ़ता देख सरकार ने पेपर सेट करने वालों पर कार्रवाई करी है। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि दोनों पेपर सेटर को कमीशन के सभी कामों से अलग कर दिया गया है। वहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस एग्जाम में वो क्वेश्चन क्या था। तो इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने का फैसला कर लेना चाहिए। इसमें एग्जाम देने वाले को क्वेश्चन के साथ 2 ऑप्शंस भी दिए गए थे। एक ऑप्शन में लिखा था, जो पहला ऑप्शन था हाँ, क्योंकि ये भारत के पैसे बचाएगा, और दूसरा ऑप्शन था नहीं, ऐसे फैसलों से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। इसी ऑप्शन के बेस पर एग्जाम देने वालों को जवाब देने के लिए कहा गया था। खैर, एक और बेहद दिलचस्प सियासी तमाशे से आपको रूबरू करा दूं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में MLC चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे अचानक से गायब हो गए हैं और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। चुनाव से पहले ऐसी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। अब खबर है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के 11 विधायकों के साथ सूरत के एक होटल में रुके हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी में फिक्र बढ़ गई है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने आज 12 बजे एक बैठक बुलाई और कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे मंडे शाम से ही नाराज चल रहे थे। जैसे ही शिंदे और उनके साथ विधायकों से कांटेक्ट नहीं हो पाया,
तो चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पर दूसरे विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें मुंबई और आसपास के इलाकों के विधायक शामिल हुए। यह बैठक रात करीब 2 बजे तक चली। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में मंडे को हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी को 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवार जीते हैं और कांग्रेस ने 1 सीट हासिल करी है। माना जा रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराने की कोशिशें करी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र राजस्थान या मध्य प्रदेश से काफी अलग है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि हमारे विधायक गुजरात के सूरत में हैं और उन्हें वहां से जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो जरूर वापस आएंगे क्योंकि उनमें से सभी शिवसेना की तरफ डेडिकेटेड हैं। मुझे भरोसा है कि हमारे सभी विधायक वापस आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सूरत में मौजूद विधायकों से वे कांटेक्ट में बने हुए हैं और जो ये सोच रहे हैं कि वो किंग मेकर हैं, वो नाकाम हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते चलते एक नजर वेस्ट बंगाल में चल रहे सियासी तमाशे पर भी डाल लेते हैं। तो आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर मंडे को बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार को शार्पली क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि भगवा खेमा इस नई भर्ती स्कीम के जरिए अपना आर्म्ड कैडर तैयार करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह अग्निपथ स्कीम देश के आर्म्ड फोर्सेस की इंसल्ट है। ममता बनर्जी ने इस बात पर भी हैरत जताई है कि 4 साल की सर्विस पूरी होने के बाद बीजेपी की प्लानिंग इन अग्निवीरों को अपने पार्टी ऑफिसेज में चौकीदार के तौर पर तैनात करने की है। ममता बनर्जी के मुताबिक बीजेपी अपना आर्म्ड कैडर बेस तैयार करने की कोशिश के तहत इन नौजवानों के हाथ में हथियार पकड़ाना चाहती है। तो दोस्तों, आज के सियासी तमाशे में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।